बच्चों, हमने पढ़ा कि प्रेमचंद भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। लेखक हरिशंकर परसाई ने साहित्यकार प्रेमचंद की गरीबी एवं खराब स्थिति पर व्यंग किया है। प्रेमचंद उच्च कोटि के साहित्यकार थे जिन्हें टोपी की तरह सिर पर धारण किया जाना था, अर्थात उनका भरपूर सम्मान किया जाना था। पर समाज में टोपी के बजाय जूते की कीमत अधिक आंकी जाती थी। जो सम्मान के पात्र नहीं है उन्हें मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ तो स्थिति यह है कि टोपी को जूते के सामने झुकना पड़ता है। प्रेमचंद उच्च कोटि के साहित्यकार होने के बाद भी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में विवश थे। वे गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जैसे महान लेखक के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी सही जूते न हो, इससे बढ़कर दुखद स्थिति और क्या हो सकती है। अब आगे, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। प्रेमचंद स्वभाव से सहज तथा सरल थे। वे अपनी गरीबी की स्थिति में भी खुशी खुशी जीना सीख गए थे। वे अपनी स्थिति को छिपाना नहीं जानते थे। वे यथार्थ को स्वीकार करने वाले थे, इसलिए जैसे थे वैसे ही दिखते थे। उन्होंने फटे जूतों के साथ फोटो खिंचा ली, पर लेखक को उस स्थिति में हीनता और कमी नजर आती है। उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए वह कहते हैं कि मैं इस स्थिति में फोटो कदापि नहीं खिंचा सकता। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया, या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ, फिर कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ और उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत थे, तिनको करबे पड़े सलाम। कुंभन दास ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टचाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। लेखक ने प्रेमचंद को जनता का लेखक कहा है क्योंकि उन्होंने जीवन भर आम जनता की गरीबी, शोषण और दुख दर्द के विषय में लिखा। इस प्रकार प्रेमचंद ने अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से समाज में हो रहे शोषण के विरुद्ध लिखा है। शोषण के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति उस समय संघर्ष कर रहा था, फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा था। किंतु हारने के बावजूद भी लेखक जो है वो इन दुर्दशा की स्थितियों को चुनौतियां दे रहे थे। अब आगे, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई, उससे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उससे बचकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। परंतु तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपने जूते से रास्ते की किसी कठोर वस्तु पर ठोकरें मारी, जिससे उनका जूता फट गया।
अर्थात वे कुरीतियों से लड़ते रहे। उन्होंने उनसे बचने के बजाय उनका भरपूर विरोध किया। इस कारण उनके जूते फट गए, अर्थात उनका जीवन कष्टमय रहा। लेखक के अनुसार प्रेमचंद एक संघर्षशील लेखक थे। उन्होंने समाज की टीले रूपी बुराइयों का पर्दाफाश किया तथा शोषण, गरीबी, महाजनी प्रथा आदि बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने समस्याओं से बचकर निकलने का प्रयास नहीं किया, अर्थात वे समझौतावादी प्रवृत्ति के नहीं थे। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। लेखक के अनुसार प्रेमचंद उन लोगों पर मुस्कुराकर व्यंग कर रहे हैं जो ऊपर से अपनी कमजोरियों को छिपा रहे हैं किंतु अंदर ही अंदर उनसे दुखी हैं। वे उन पर भी हंस रहे हैं जो सामने आई कुरीतियों और मुसीबतों से बचकर इधर उधर से निकल रहे हैं। प्रेमचंद हंसकर कह रहे हैं कि मैं कुरीतियों से लड़ा, संकट झेले, गरीबी सही, किंतु अपने आत्मबल को बचाए रखा। इसी के बल पर मैं आगे भी साहित्य लेखन कर रहा हूँ। किंतु जो लोग दिखावटी जीवन व्यतीत कर अपने आत्मबल को खो रहे हैं, उनका क्या होगा? प्रेमचंद को अपने समय के उन लेखकों के चलने की चिंता है जो बनावटी जीवन जीने के कारण अंदर ही अंदर सिमटते जा रहे हैं और संकटों को स्वीकार करने का आत्मबल खोते जा रहे हैं। प्रेमचंद को लगता है कि संकटों का खुलकर आमना सामना किए बिना लेखन या अन्य कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस व्यंग के माध्यम से हमने यह पढ़ा कि व्यंग शैली के माध्यम से किसी की महानता को भी प्रकट किया जा सकता है। इस व्यंग में लेखक हरिशंकर परसाई ने समाज में व्याप्त आडंबर व दिखावे जैसे दोषों पर गहरी चोट की है। एक फोटो के माध्यम से प्रेमचंद का संपूर्ण व्यक्तित्व जिस खूबसूरती से हमारे सामने रखा, वह निश्चय ही आश्चर्यजनक व प्रशंसनीय है। बात प्रेमचंद के जूतों से प्रारंभ होकर उनके पूरे व्यक्तित्व तक पहुंच जाती है, जहां वे प्रेमचंद के स्वाभिमान व यथार्थवादी जैसी विशेषताओं का भी वर्णन करते हैं। वही सच्चाई को पर्दे में छिपाकर परसाई जी अपने दोषों से भी परिचित कराते हैं। इससे लेखक की स्पष्टवादिता व भाषा कौशल का पता चलता है। धन्यवाद।